अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल। एक नए एपिसोड के साथ आपको मैं खुशामदीद कहता हूं अपने लेट्स कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आला शख्सियात के साथ आपकी हम मुलाकात करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एक ऐसी शख्सियत जो यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो यंगस्टर्स के साथ शाना बशाना होकर खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि कुछ बेहतरीन सरप्राइजेस के साथ वो आज हमारी खिदमत में हाजिर हैं हमारे लेट्स कनेक्ट के प्लेटफॉर्म में। वो और कोई नहीं बल्कि आपके जाने पहचाने और पसंदीदा शख्सियत है। उनका नाम है हसन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन बेग साहब। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई, इतना अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये कनेक्ट कमर्शियल हब है और यहाँ पर जैसा कि आप की ज़बानी हमने सुना कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनने जा रहा है। और ये एक बहुत बेहतरीन काम है जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, जहाँ पर आप यूथ के लिए सहारा बनकर जो है सामने आए हैं। साथ में A&I ग्रुप आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हसन भाई आप बताइए कि एज यंगस्टर्स आपको उनकी परेशानियों के बारे में मालूम है, उनकी दुश्वारियां बहुत ज्यादा हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सारी चीज़ें तो हमने माजी में देखी है ना अपनी ज़िंदगी में यार, और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं। जब हमने इंटर किया और उसके बाद हमने जो है आगे की पढ़ाई की, तो उसके बाद कराची के लड़के के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है नौकरी हासिल करना। और मिडिल क्लास आदमी, जाहिर सी बात है ना, हमारे बाप दादा कोई जायदादें छोड़ के थोड़ी गए थे, हमें तो सब कुछ खुद करना है। तो हमने जब नौकरी ढूंढना शुरू की तो हमें पता लगा कि वाकई क्या मसाइल हैं भाई शहर के अंदर। और जिधर नौकरी मिलती है कराची में, वो फिर आपको मालूम है कि तनख्वाहों का क्या हाल है यहाँ पे। वक्त पे तनख्वाह ना मिलना, फिर आपने ग्रेजुएट करने के बाद भी आप 20, 25, 50 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हो तो क्या फ़ायदा यार। तो हमने बस ये सारी चीज़ें देखी। हमने सोचा कि यार कि कुछ अगर अल्लाह ताला ने अगर हमारी हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं क्यों उस पर नाचूं और गाऊं और ये दिखाते रहूं मैंने बर्गर खा लिया, मैंने केचप इसमें इतना ज़्यादा है, या मैं अपनी बीवी को गोल गोल घुमाऊं। यही तो चल रहा है ना आजकल। कोई अच्छा काम करना ही नहीं चाहता अपने प्लेटफॉर्म से। तो हमें तो अल्लाह ताला ने अगर हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि हमें कोई लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, तो हमारी कोशिश ये थी कि यार यूथ के लिए, नौजवानों के लिए कुछ अच्छा करें। तो हमने फिर लोगों से मिलना शुरू किया, हमने लोगों से बात करना शुरू की। जाहिर सी बात है, मैं कैसे अपनी जेब से तो नहीं कर सकता ना यार। हम हमारे महीने की 22 तारीख को हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं यार, उसके बाद जो है उधारों पे चल रही होती है। तो फिर A&I ग्रुप से जो है एक कोलैबोरेशन हुई और अदनान और इमरान साहब ने बोला कि हम हाजिर हैं हर चीज़ के लिए, और अगर आप नौजवानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है और उस पर काम जारी है। और देखें ना, एक 40,000 रुपये में, 30,000 रुपये में अगर एक ऑफिस मिल रहा है, 4 लोग मिलके एक अमेजन की कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बना रहे हैं और वो उस पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या बुरा है भाई। तो हमारी कोशिश ये होती है कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वो ठेले पे बर्गर बना के अच्छा काम कर रहा हो या कोई पेंटिंग बना के कर रहा हो, हम उसको प्रमोट करते हैं। या कोई जो है स्पोर्ट्स में कोई काम कर रहा हो, तो मैंने तो हमेशा से प्रमोट किया और इसका कोई पैसा चार्ज नहीं करते, क्योंकि हमारा रिज़्क अल्लाह ताला दे रहा है और बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। अच्छा हसन भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, और हम चाहते हैं कि उनको आगे बढ़े वो। और आजकल हमने देखा है कि बहुत बेरोजगारी है और नौजवानों में काम करने का जज्बा भी खत्म होता जा रहा है। तो हसन भाई, आप कैसे करेगा? वो कोई अपना आइडिया पिच करता है, वो किसी को कुछ सुनाता है, वो उसका आइडिया चोरी करके ले जाता है भाई। अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो उसकी वो बना के जिसको देता है। मैं नॉर्मल सी मिसाल दे देता हूँ, ये जो प्रोडक्शन हाउस चार बच्चों ने खोले हुए या शादी ब्याह की वीडियोस बना रहे हैं, उनको वक्त पे पैसे दे देता है कोई? अरे उनके साथ कितना कितना फ्रॉड हो जाता है यार। या कोई बंदा, अगर कोई फ्रीलांसिंग पे कोई बंदा बेचारा ब्लॉग बना रहा होता है अपना, उसका कैमरा छिन जाता है, तो वो क्या करेगा? वो घर पे बैठ जाएगा ना, बोलेगा भाड़ में जाओ यार, मैं कुछ करता ही नहीं फिर। तो हसन भाई, फिर आप इस पे क्या कहेंगे? जो लोग डिग्री वाले हैं, जैसे एक इंजीनियर हमारा एक जानने वाला था, इसी तरह एक था जिसने MBA किया हुआ था और उसने जो है वो बिरयानी और बर्गर की दुकानें खोल ली हैं, आइसक्रीम की दुकानें खोल ली हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लड़कों को मैं हमेशा कहता हूँ कि भागना बहुत अच्छा आता है, लेकिन कोई उनको ये नहीं बता रहा कि आपको किस डायरेक्शन में भागना है। वो इधर उधर भागे जा रहे हैं।
अगर वो सही सेट में भागे तो मेडल भी ला सकते हैं, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। अब एक लड़का है जिसने MBA कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली, उसको कोई बता ही नहीं रहा कि भाई तुम है ये काम भी कर सकते हो। अगर वो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए, एक नॉर्मल स्टॉल कितने का मिलता है? इतने का ही मिलता है ना, बिरयानी का स्टॉल भी लगाओ 1.5-2 लाख रुपए का तो सिर्फ वो मिलता है, ठेला, वो जो क्या बोलते हैं कार्ट शार्ट बोलते हैं। और अगर वो दुकान लेने जाए तो 8-9 लाख 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो भाई तुम कोई IT स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? लेकिन उसका विजन ही नहीं है, आपने सोच छोटी कर दी, लोगों को आसान पैसा कमाना सिखा दिया। अब सुबह में मैं देख रखूंगा, शाम में मैं पैसे लेके जाऊंगा वापस घर पे और बड़ा खुश होऊंगा कि यार देखो मेरी 2 जगह बिक गई यार। लेकिन मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ IT से रिलेटेड, तो मुझे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, मुझे गालिब भाई को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, 6-6 महीने ख्वार होना पड़ेगा मुझे, फिर जाके मुझे सक्सेस मिलेगी। अब वो 6 महीने की ख्वारी से बचने के लिए वो बोलता बिरयानी का ठेला ही लगा लेता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं मालूम 6 महीने बाद उसने पहला कदम, वो पहली सीढ़ी चढ़ ली ना, उसके बाद उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो सर अभी मैं बताता हूँ ना, अभी 4 दिन पहले की बात है, वो एक शख्स मुझे कोई आइडिया सुना रहा था कि हो सकता है किसी और का हो, लेकिन वो बता रहा है कि वो आजकल बड़ा कंसर्न है पेरेंट्स को कि उनके बच्चे जो है वो वैन में, जो स्कूल वैन में जाते हैं, तो जिस तरह की सिचुएशन आजकल हो गई, तो वो जिस वक्त स्कूल में बैठेगा तो उनको एप्लीकेशन में पॉपअप हो जाएगा, स्कूल वैन के अंदर कैमरे लगे होंगे तो वो अपने बच्चों को देख सकता है, फिर जब वो वैन से उतरेगा तो उसको पॉपअप हो जाएगा, जब वो दोबारा स्कूल में छुट्टी होगी तो पॉपअप हो जाएगा और लोकेशन भी ट्रेस कर सकता है। कितनी कमाल चीज है। बिल्कुल, अगर ये ऐप जो बन जाए तो मैं तो अपने बच्चों को वैन में भेजूंगा ना, मैं ट्रैक कर सकता हूँ अपने बच्चों को, मेरा बच्चा क्लास में है, मेरा बच्चा कहाँ पर है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज कर नहीं रहा। कोई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो डर लगता है उसको कि यार कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। वो बोलता है यार मैं बिरयानी बेच लेता हूँ, मैं आलू के चिप्स बेच लेता हूँ या चाय का होटल खोल लेता हूँ, और उसमें खुश हो जाता है क्योंकि उसको पैसे फौरन से इंस्टेंट मनी है, इसमें मेहनत नहीं है। तो हसन भाई आप क्या समझते हैं कि हमारी जो यूथ है वो डीमोटिवेट होती जा रही है? उनको मोटिवेट किस तरह से किया जाए? डीमोटिवेट कर रहा है लड़के जो लोग ये जैसे MBA की डिग्री होने के बावजूद वो लोग ये जैसे आपने कहा कि देख बना के, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे हैं और ऐसे काम ये जो लोग बोल रहे हैं ना पाकिस्तान में यूथ जो है बड़ी परेशान है और भाग रही है मुल्क छोड़ के, इस मुल्क में कुछ भी नहीं रहा, ये सब अपने मंजन बेचने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी यूथ बड़ी मोटिवेट है और बहुत कुछ करना चाहती है। ये सारी यूथ ही भरी हुई है ना भाई इधर। बिल्कुल, ये क्यों आए इधर? इन कुछ लगन जज्बा है ना करने के लिए। अभी देखो इनको बोलो मुल्क के लिए जान देनी है, जान देने के सब तैयार होंगे भाई। लेकिन वो जो एक ग्रुप निकला हुआ है और वो जो बोलता है पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ, पैसा तो डॉलर ही है और अमेरिका में कंपनी बनाओ, यहाँ बनाओ। क्यों बनाए भाई अमेरिका में कंपनी यार? हमारे तो सब बड़े बुजुर्ग, हमारे तो बाप ने 2 घर यहीं से पैसे कमा के बनाए ना यार। तो हमारे वालिदैन ने तो हमें ये सारी चीजें सिखाई हैं। तो सब कुछ सही होगा और बेहतर होगा। टाइम लगता है, इनकलाब एक दिन में नहीं आता, इनकलाब आने में टाइम लगता है और कुर्बानी भी देनी पड़ती है। लोग कुर्बानी भी दे रहे हैं और इनकलाब भी आएगा। अब देखिएगा वक्त लगेगा और बहुत बड़ा काम करेगा। जब ANI की ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, इधर से जवान जब निकल रहे होंगे ना, तो आप देखिएगा वो जो लोग बातें कर रहे हैं वही लोग अपने बच्चे लेके खड़े होंगे कि यार हमारे बच्चों को एडमिशन दे दो। चाय के होटल पे बैठने से तो अच्छा बेहतर है ना आप इंक्यूबेशन सेंटर में बैठे। चाय के होटल पे भी 200-300 रुपए बर्बाद करते हैं ना। तो जब यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर की कोई चीज शुरू हो रही है और उसका कोई लाएअमल तैयार किया जाएगा तो बेहतर है आप इधर बैठो जहाँ पे क्रिएटिव लोग बैठे हैं, क्रिएटिव आइडियाज पे डिस्कशन हो रही है। सही है। और आपको बताया जा रहा है, एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपके आइडियाज को और पॉलिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप अपने आइडिया को ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए इंक्यूबेशन सेंटर का भी बड़ा अजीब सा यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर है। इंक्यूबेशन सेंटर पूरी दुनिया में जो है IT के लोग अपने प्रोडक्ट को लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ वर्क स्पेस पे तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लोग समझते हैं ये वर्क स्पेस है, मैं अपना ऑफिस का काम यहाँ पे आके बैठ के कर सकता हूँ। जब मैंने इंक्यूबेशन सेंटर की बात की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया कि सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं आपके इंक्यूबेशन सेंटर को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है अगर मैं भी पैसे कमाना चाहता, मैं बोलता 8,000 रुपये में वर्क स्पेस दे रहा हूँ तुम्हें। और सब लोगों ने यही किया हुआ है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको वर्क स्पेस के तौर पे किसी से 8,000 चार्ज किया, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000 उनको दे दिया। भाई ये वर्क स्पेस नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। ये है जगह जहाँ पे काम किया जाता है, जहाँ पे आप अपने आइडिया को और पॉलिश कर सकते हो। ये वो जगह है और बहुत अच्छा स्टेप है। मैं बोलता हूँ ऐसे ये तो अगर ये 250 लोगों का या 400 लोगों का 500 लोगों का बन जाए और बनने चाहिए, तो बहुत सारे बनने चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी की कल बात हो रही थी। डिजिटल लाइब्रेरी इमरान साहब ने बोला कि हम डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करेंगे। मेरा तो कहना है कि लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हसन भाई बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जगह चाहिए होती है पढ़ने की।
और खामोशी जहाँ पर हो और लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करें। नहीं, और यहाँ पर जो है बच्चा आकर डिजिटल लाइब्रेरी में जब बैठेगा, वो अगर अमेजन पे काम कर रहा है तो वो 4 घंटे बैठ के अमेजन पे पैसे कमाएगा ना यहाँ पे बैठ के भाई। और वो यहाँ पे कोई भी जो भी एक लाएमल तैयार होगा उसके हिसाब से जो है वो कनेक्ट के पार्टनर्स में होगा। वो जिस तरह से शार्क टैंक वगैरह वो जो सारी चीजें करते हैं, तो इस तरह से यार देखें, लोगों को ना सिर्फ हमें वसाइल देने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं, लेकिन वो डरते हैं, फंड करने पे डरते हैं, क्योंकि यार हम मिडिल क्लास वाले हैं ना, हमारे 10, 12, 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, हम तो रोड पर हैं, हमारे तो खाने के पैसे नहीं रहेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा हसन भाई कि आपने कहा कि जब आपकी मीटिंग हुई है एंड आई ग्रुप के हमारे प्रेसिडेंट CEO जनाब इमरान आरिफ साहब से, और उन्होंने कहा कि सिर्फ कराची की क्यों बात करते हो, पूरे पाकिस्तान की बात बिल्कुल करेंगे, पूरे पाकिस्तान की बात करो कि पूरे पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर खुलने। तो क्या इंशाल्लाह आगे चलकर A&I ग्रुप और हसन भाई आप लोग ये भी करेंगे? अभी रमजान के बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम अंदरूने सिंध की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जो है अभी ये बड़ा काम है, इस पे मीटिंग हो रही है, इस पे लाएमल तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, पर उसके बाद उसके आगे भी जाएंगे और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपको सिर्फ यूथ जो है ना वो A&I ग्रुप के साथ अटैच दिखेगी आपको, मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ। थैंक यू। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी और नित नई बातों से आपका सिलसिला हमने आज जोड़ा ताकि एक बेहतरीन कनेक्शन आपके साथ और हमारे साथ भरपूर अंदाज में आगे बढ़ता रहे। इसलिए तो हम लेट्स कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते आपसे मुलाकात करते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कनेक्ट शो के साथ मैं हूं अरसलान चांद नवाब। पाकिस्तान के माशी हब और सिंध के दारुल खिलाफा शहर कराची में जहां कायम मार्केटें हैं, वहीं उनकी एसोसिएशन ताजिरों के मसाइल के ऊपर क्या काम कर रही है और उनको क्या दरपेश मसाइल हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। अरसलान जापानवाला जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अलायंस आरामबाग मार्केट एसोसिएशन और प्रेसिडेंट RJ ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान साहब, मुझे बताइएगा कि एसोसिएशन जो बनाई जाती हैं वो ताजिरों के मफाद के लिए होती हैं और मार्केट के जो लोग होते हैं उनके मफाद के लिए होती है। एसोसिएशन मसाइल के हल के लिए अपना क्या किरदार अदा करती है? जैसा कि आपको इल्म में है कि एक छोटा दुकानदार है, उसकी कोई आवाज़ नहीं हो सकती, उसकी आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकती, तो उस गवर्नमेंट से रुजू करने के लिए हम एक एसोसिएशन बनाते हैं। एक मार्केट की एसोसिएशन होती है, उसके बाद फिर एक इलाका वाइज होती है और एक फिर कराची वाइज होती है। हम बेसिकली मेरा ताल्लुक ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन का, और हमारे चेयरमैन आसिफ गुलसान साहब। और इस पूरे एसोसिएशन के अंदर आती है हमारी कुछ मार्केट है आरामबाग की आती हैं, कुछ आती है मदीना रोड पे अल्लाह वाला मार्केट है, जामा मॉल है, मरियम मार्केट है, काफ़ी मार्केट्स वगैरह, उर्दू बाजार वगैरह, और जैसे कि सेंट्रल प्लाजा वगैरह उसमें आती है। तो हमारा मेन मकसद जो होता है एसोसिएशन बनाने का वो होता है कि हम गवर्नमेंट तक लोगों की बात पहुँचाएं। एक स्मॉल ट्रेडर्स की जो परेशानियाँ हैं, उन छोटे छोटे मामला हैं टैक्स के और प्रॉपर्टी टैक्स के, ट्रेड टैक्स के, सब मामला जो है ना हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और गवर्नमेंट से डायरेक्ट रुजू करते हैं दुकानदार के लिए। एसोसिएशन होने के बावजूद एक आम ताजिर जो है अपने मसाइल का रोना लेके रोडों के ऊपर आ रहा है, हड़ताल कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, ऐसा क्यों है? इससे सबसे अहम वजह जो इसकी बनती है वो इसलिए है कि सही नुमाइंदा जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो कॉन्टेक्ट नहीं करता। गवर्नमेंट का मेन नुमाइंदा होना चाहिए जो एक स्मॉल ट्रेडर्स को लुक आफ्टर करता हो। जैसे हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और FPCCI है, एक प्लेटफॉर्म है, हम उनके माते रहते हैं, वो मिल के हमारे साथ काम करते हैं। हमारे अब्दुल मजीद साहब हैं स्मॉल ट्रेडर्स के जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होते हैं, वो हमारी आवाज़ बनते हैं। और फिर उसके बाद जुबैर मोती वाला साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो हमारी आवाज़ बनते हैं। तो हम कहने मकसद है कि एसोसिएशन का मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों तक आवाज़ पहुँचाना, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाना। और जो लोग तो हड़ताल वगैरह करते हैं वो किसी एसोसिएशन से मुंसलिक नहीं होते, जिसकी वजह से उनको परेशानी इस तरह की चीज़ों में आती है। अच्छा असलान साहब, बताइएगा कि रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट इस वक्त कराची के अंदर बड़ी भरमार है और लोग इसकी तरफ रुझान भी लोगों का है, क्योंकि हर इंसान अपनी जमा पूंजी को लगा के अपनी छत और अपने कारोबार को हासिल करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मकरूह धंधा बना लिया है, लोगों को लूटने का एक जरिया बना लिया है। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन है। देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक वो हैं जो आबाद से मुंसलिक है, जो आबाद के मेंबर हैं, और एक वो लोग हैं सिर्फ ठेकेदार टाइप के लोग हैं जो कि सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 3 बिल्डिंग बनाते हैं, जिसकी कोई आबाद से मेंबरशिप नहीं होती। और आबाद की मेंबरशिप हासिल करने वाले रियल बिल्डर होते हैं बेसिकली,
और उनके क्राइटेरिया है। अब बात की मेंबरशिप इतना आसानी से नहीं मिलती है, क्राइटेरिया है जिसको आपको मीट करना पड़ता है। उसको मीट करने के लिए आपकी पर्सनल लेवल पे एक बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसको फॉलो करना चाहिए। और SBSC जो बिल्डिंग के जो अप्रूवल देता है वो आबाद की मेंबरशिप के ऊपर ही देता है, विदाउट मेंबरशिप वो अप्रूवल भी नहीं देती है SBSC, हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें पहचानना चाहिए कि कौन बिल्डर है और कौन एक ठेकेदार है या कौन एक चलते फिरते लोग हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं। एक आम इंसान जब अपने घर को अपने छत को पाने के लिए निकलता है तो वो एक चमक धमक देखता है, बिल्कुल ऐसा अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये शख्स आबाद का मेंबर है या इसका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव है डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो तो एक सादा सा इंसान है, उसके लिए यहाँ पर बड़े मसले मसाइल होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल का इसका जवाब ये है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, कि जो आबाद के मेंबर्स होते हैं उनके पास एक सर्टिफाइड कॉपी होती है, सर्टिफिकेट होता है इनके पास। आबाद को बाकायदा सर्टिफिकेट देती है जो कि वो अपने ऑफिस के अंदर लगाते हैं। उसी तरह अप्रूवल की बात कर रहे हैं आप, तो अप्रूवल SBSC अप्रूवल होती है बाकायदा जो बिल्डिंग होती है, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, तो वो जब अप्रूवल्स लेते हैं तो SBSC इनको एक सर्टिफिकेट देती है, NOC फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट जो होती है कहलाती है। उसके बेस के ऊपर आप उसको चेक कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट में जाएं, आप वहाँ पे परचेजिंग करना चाह रहे हैं, आप उसको देखें। जैसे एक सबसे आसान सवाल करें कि आपके पास NOC फॉर सेल है, NOC है आपके पास, वो दिखाएंगे आपको। आपके पास NOC फॉर आबाद है, आबाद की मेंबरशिप है आपके पास। अगर ये दो चीजें अहम है, सबसे अहम चीजें दो चीजें, अगर ये चीजें हैं तो बिल्डर इज गुड, अदरवाइज यू कांट ट्रस्ट देम। असलान साहब, इतने सारे डिपार्टमेंट होने के बावजूद, इतनी सारी अवेयरनेस होने के बावजूद, फिर भी शहर कराची की आवाम इस वक्त ठग रही है। लोग उन्हें मकरू धंधे में शामिल करके अपने मफादात पूरे कर रहे हैं। कहाँ लैकनेस है? सर ये तो मैं कहूँगा कि हमारे दोनों की तरफ से कमी आ रही है। एक तो हमारे आम लोगों की तरफ से भी परेशानी है और एक गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक हर गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट सिस्टम, हर गवर्नमेंट को एक इदारे के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए एक मखसूस एक बंदा रखना चाहिए। जैसे वजीर ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे वजीर बल्दियात होता है, वजीर इत्तलात होता है, इस तरह वजीर इंडस्ट्री भी होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देम। तो देयर इज अ रीजन कि मतलब हमेशा परेशानी आती है और हमें कम्युनिकेशन गैप में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। क्या जैसे दुनिया भर के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का शोबा बिल्कुल दर्जा हासिल है, क्या पाकिस्तान में रियल एस्टेट के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है? ये बहुत अच्छा सवाल था। वजह सिर्फ इसकी ये है कि लास्ट टाइम इमरान खान साहब जो थे 2018 में जब वो आए थे इलेक्शन में जीत के, तो उस वक्त इमरान खान साहब सबसे पहले लोग बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आपकी जो इंडस्ट्री है, आबाद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया उन्होंने। ऑन द सेम टाइम उनका एक ख्वाब था, जो कमी थी कराची के अंदर हाउसिंग की, उसको दूर की। और सब्सिडीज थी। सबसे अहम बात क्या होता है, आप एक आम आवाम घर तभी खरीद सकता है जब उसके बाद अपनी एक छोटी अमाउंट हो, और अमाउंट को बचाने के लिए अब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट बिल्डर्स को। आबाद की जो कि हमारी एसोसिएशन है, तो उसका सब्सिडी मिली थी स्टील के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, काफ़ी मटेरियल्स के ऊपर, क्योंकि ये सब्सिडी मिलती है तो कॉस्ट कम हो जाती है आपकी बिल्डिंग की। जब कॉस्ट कम होती है तो आम आदमी खरीदने के काबिल हो जाता है उसको। आरजे मॉल की थोड़ी सी तारीख बयान कीजिएगा, और आरजे ग्रुप और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो एक रिश्ता है, उससे कराची की आवाम को कितना फायदा हुआ? आरजे मॉल और आरजे ग्रुप, ये आप बहुत बड़ा नाम ले लिया। आरजे सच अ ब्रांड, माशाल्लाह। मेरे वालिद भी हैं, मेरे ससुर बोले हैं, मुझे चाचा बोले, जो आप कहना चाहें। आरजे का जो स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 में हुई थी, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आरजे ने, अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा, रफ़ीक जापान वाला उनका नाम है, चेयरमैन है हमारे, इनका रिसेंटली इंतकाल हुआ इनके यहाँ पे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हर बंदे को अपने साथ रखा, हर बंदे के साथ जुड़ते गए, उनकी दुआएं लेते गए, उनके साथ उनको चीज़ें प्रोवाइड करते गए ताकि लोगों को आसानी हो, लोगों को रोजगार का जरिया बन सके। और जहाँ तक A&I की ग्रुप की बात है तो माशाल्लाह इमरान भाई हैं, हमारे जो अदनान भाई हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब माशाल्लाह। ये कनेक्ट कमर्शियल हब इन्होंने शुरू किया, ऑन द सेम टाइम अभी इन्होंने शुरू किया कनेक्ट 2.0, विच इज़ द नेक्स्ट माइलस्टोन फॉर देम। और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये दो कंपनियां कंटिन्यू काम करती रहेंगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वी कैन मेक अ गुड ब्रांड विद A&I ग्रुप एंड आरजे ग्रुप। तो मैं चाहूँगा कि इनको समझना चाहिए लोगों को कि भाई ये जो ब्रांड है, इट्स नॉट अ नॉर्मल ब्रांड। आप आएँ, विजिट करें, आप चीज़ें चेक करें, आप अप्रूवल्स चेक करें, देन यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ कि आपको क्या लगता है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये चीज़ें। तो माशाल्लाह ये कि A&I ग्रुप और आरजे ग्रुप का एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप है, और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत लंबे अरसे तक चले और हमेशा हम कामयाब रहें इसमें। अच्छा, इन दोनों के रिश्ते से आम आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, लोगों को क्या सहूलियात मिली, थोड़ा सा इसे डिफाइन कीजिए। सबसे अहम बात जो इसमें है ना, जो मेन मकसद था A&I ग्रुप के यहाँ पे आने का और
आज एक मॉल के साथ इश्तराक करने का, उनकी जो मेन एम था वो था यंगस्टर्स को जॉब प्रोवाइड करना, यंगस्टर को काबिल बनाना कि अपने दम पे खड़े हो सके। और माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कनेक्ट कमर्शियल हब इज डूइंग अमेजिंग जॉब, क्योंकि रीज़न इज कि ये किसी पर्टिकुलर इदारे के लिए काम नहीं कर रही है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रहे हैं और एक एक बंदे को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, जो कि हमारी कौम की ज़रूरत है। हम डिजिटलाइज की तरफ जाना चाह रहे हैं और हम डिजिटल जा भी रहे हैं, और A&I ग्रुप और RJ ग्रुप उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि इनको हम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आई वाली बात है। अच्छा, आपसे बात चल रही थी आबाद के हवाले से, आप बात कर रहे थे। आबाद का जो भी मेंबर होता है वो असल बिल्डर होता है, लेकिन इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आबाद के नाम को इस्तेमाल करते हुए अपने मफादात पूरे करने, उनके लिए आबाद की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है और आबाद का मेंबर बनने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले तो A&I Group and RJ Group presents you Connect 2.0। नई मोटिवेशन होती है, नए टारगेट्स होते हैं, नए गोल्स होते हैं, उसको अचीव करना पड़ता है। तो सेल्स मतलब मैं फिर वही बात करूंगा कि एंटरटेनमेंट है। अब ये 3 बार आज के शो में एंटरटेनमेंट हुआ है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी रिवायत कुकिंग ऑयल के बारे में, कब से आगाज हुआ? क्योंकि देखिए जब भी कोई कंपनी की हम बात करते हैं ना, स्पेशली क्योंकि हम खुद स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, तो कोई ना कोई जर्नी होती है कंपनीज की। मैं आपको बताता चलूं कि स्प्रिंग एडिबल्स कंपनी का नाम है। ये 1992 में इसकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। शेख हयात साहब ने इसकी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की थी 1992 में, और इसके बाद इन्होंने स्ट्रगल की, इन्होंने मेहनत की। उसके बाद फिर 13 साल बाद इन्होंने हैदराबाद में इन्होंने दूसरी कंपनी लगाई, कंपनी इन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की करती। तो उनके जो एल्डर ब्रदर हैं नुमान साहब, शेख नुमान साहब, वो लुक आफ्टर कर रहे हैं इस कंपनी को। जबरदस्त। अच्छा आसिम साहब, हमारा बेसिकली जो शो का फॉर्मेट है वो हम लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनके बारे में भी कुछ बात करते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? बेसिकली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2009 में। अच्छा। एज अ सेल्समैन मैंने ज्वाइन किया था 2009 में। फिर मेहनत करते करते, स्ट्रगल करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स मैनेजर 12-13 साल बाद मैं इस पोस्ट पे पहुंचा हूँ। जबरदस्त। स्टेप बाय स्टेप आना ऊपर अच्छा रहता है, क्योंकि आपको नीचे के और ऊपर के सम नम्स पता होते हैं कि आगे मेरा स्टेप क्या है। मैं अपने एम सेट करें, और कोई आपको सॉरी टू से बेवकूफ भी नहीं बना सकता। बेवकूफ नहीं बना सकता। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकता। आपने अपने जिंदगी में, मेरा एक गोल था जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया और आगे भी अचीव करूंगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में गोल नहीं सेट किया तो मैं नहीं समझता कि आप जो है ना एक कुछ कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अच्छा, गोल सेटिंग सुनते तो हम बहुत हैं, अब आप माशाल्लाह यंग भी हैं, तो अच्छा यंगस्टर्स आपसे रिलेट भी करेंगे, क्योंकि हमारे शो में होता ये है कि हम बड़ी पर्सनालिटीज को भी बुला रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास आया कि आप ऐसे लोगों को भी बुलाएं जिनकी अपनी जर्नी की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे। तो आज आप हमारे साथ हैं, थोड़ा सा हमें बताइए गोल सेटिंग होती क्या है? बेसिकली देखिए, आप हमेशा अपने ना ऊपर वाले को देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने बॉसेस का काम करता हूँ। सही। जैसे अपने बॉसेस का काम करते हैं तो आपको लर्न होता है ना। हाँ। एक लर्न होती है कि यार मेरे बॉस ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मैं नहीं करता। तो अगर आपको एक स्टेप आगे का काम आता है तो डेफिनेटली आप आगे मूव कर सकते हैं। ऐसे ही है। अगर आप मूव नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप अपने ऊपर वाले का काम नहीं करेंगे, मैं अपने बॉस का काम अगर नहीं करूंगा, अगर मुझे आता ही नहीं होगा और मैं सीखने की विल भी नहीं रखता, तो फिर मैं आगे नहीं प्ले कर पाऊंगा ना। आगे ये आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि आप अपने से आगे वाले का काम भी देखें कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ नौजवानों में ना एक बात पाई जाती है, इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट कल्चर में स्पेशली ये है कि मरियम मेरा नाम है, अगर मैं आज नहीं आई हूँ तो कोई और मेरा काम क्यों करेगा? भाई ये तो आपको सीखने का मौका मिलेगा अगर आप वो करेंगे। तो आपकी ऐसी कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें। मैं 2009 की बात करता हूँ, तो हमारे एक रेडियो थे, जब मैं सेल्समैन था तो मैं उनका काम करता था। अच्छा। 2 स्टेप 3 स्टेप मेरे से आगे थे, तो मैं उनका काम किया था। सारी रिपोर्ट्स वगैरह मैं तैयार करता था उनकी, और सारा उनके सॉफ्टवेयर का काम मैं करता था, सिस्टम पे उनके बैठ के काम मैं करता था। तो मुझे बड़ा लाइक करते थे क्योंकि मैं उनका काम करता था। बिल्कुल। मुझे आगे बढ़ने की गिल थी मेरे अंदर, मैं आगे बढ़ना चाहता था और मैं इस पोस्ट पे आना चाहता था, क्योंकि मैंने एक गोल सेट किया हुआ था। हाँ जी। तो मैंने इस सीट तक पहुंचना है, मैंने मैनेजर बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं को 12-13 साल बाद बना हूं की पोस्ट पर आया हूँ, उनको देखते हुए। अच्छा, लोगों के लिए तो ये एक तरीके से लोग समझते हैं कि एक ड्रीम देखा। नौजवानों में जो सबसे ज्यादा मायूसी की वजह मैं समझती हूँ, ऐसे आप इस पे प्लीज बात जरूर कीजिएगा, कि ड्रीम देखा कि हम इस कंपनी में जाएंगे और मैं मैनेजर बनने चला जाऊंगा। भाई तुम्हें काम नहीं आता, फिर 1 साल तक काम किया फिर छोड़ देंगे
कि नहीं नहीं यहाँ तो मेरी बात नहीं बन रही, मैं अब दूसरी कंपनी में जाता हूँ। हम जब सीवीज देखते हैं स्पेशली लोगों की, मेरा तो बड़ा राब्ता रहता है इस तरीके से लोगों से कि उसमें 10-10 कंपनीज चेंज की हुई होती हैं। भाई अगर आप एक साथ ही 10 साल एक कंपनी को दे देते तो आज एक टॉप पोजीशन पे होते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत से लोग जो है ना जल्दी डिसार्ड हो जाते हैं। हाँ, मैंने 1 साल यहाँ काम किया तो मुझे प्रमोशन नहीं मिली तो मैं किसी दूसरी कंपनी में मूव ऑन, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे ऊपर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि मेरे नीचे वाला जो लड़का है वो क्या काम कर रहे हैं। मैं फिर वही बात करूंगा, अगर टारगेट आपने अपने वक्त के साथ अचीव नहीं किए अब तो उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे घर बैठे कोई खाना खिला दे तो ऐसा नामुमकिन है ना। मैं अपनी स्ट्रगल नहीं करूँगा, अपनी मेहनत नहीं करूँगा जब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। अच्छा देखिए, रिस्क देने का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ है। आप 9 to 5 काम कर लें, बस आपको रिस्क तो मिल जाना है किसी भी तरीके से। सॉरी, लेकिन जो सड़क पे लोग मांग रहे होते हैं उनको भी मिल जाता है, लेकिन कुछ बनने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। आपका सबसे बेसिक जो सबसे अच्छी अचीवमेंट रही हो, कोई टारगेट जिसमें बड़ा मजा आया हो? देखिए टारगेट तो यही है कि सबसे ज्यादा जो है ना अपने आप को ग्रूमिंग करना। सबसे पहले तो अपने आप की ग्रूमिंग करना, आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। अब मैं अगर ये सोचूं कि यार आज मैं सेल्समैन हूँ, कल मैं एक साथ ही सेल्स मैनेजर बन जाऊँ तो वो डिफरेंट है। स्टेप बाय स्टेप इंसान ऊपर जाए तो मजा आता है उसमें, स्ट्रगल करने में भी और मेहनत करने में भी, सक्सेसफुल हासिल करने में। खामोशी मतलब अब मैं ये कहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने जो देख रहे हैं, मुझे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी आपकी शोर मचाए। अच्छा, एक और चीज, आजकल नौजवान हम देख रहे हैं माशाल्लाह वो स्टार्टअप्स की जानिब आ रहे हैं, अपने काम का आगाज कर रहे हैं। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज कनेक्ट 2.0 भी उसी पे काम कर रहा है। आपने कनेक्ट समिट भी अटेंड किया, उसमें बच्चे अपनी पिच दे रहे थे, अपनी चीजों के बारे में बता रहे थे। आप क्या समझते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड IT की जानिब जा रही है, ई-कॉमर्स की जानिब जा रही है, तो इसमें हम यंगस्टर्स का कितना ज्यादा स्कोप है? देखिए यंगस्टर्स जो हैं, अभी जो यंग ब्लड आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनके पास जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते ना कि अब हमसे छोटा भी बंदा कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो एक नई इनोवेशन लाके दे देता है तो हमें जहनो गुमान में भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यंग ब्लड जो आजकल के आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब एग्रेसिव है, एग्रेसिव उनको होना भी चाहिए। और जो मीडिया का दौर चल रहा है, जो अभी जो वक्त 2023 चल रहा है, तो इससे आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को और अपने जो यंग जो ब्लड है उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि ये नए नए इनोवेशंस करते रहें और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ी जबरदस्त बात जो अभी आसिम साहब रवानी में कह गए, हम हमेशा जब भी कोई शो करते हैं या वैसे ही जर्नली कहीं पे बैठ के बात हो रही तो लोग कहते हैं कि अभी वक्त ऐसे है, आगे आने वाला वक्त और बुरा है, और बुराई आने वाली है, और कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वाकई आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव उसी तरह रहना चाहिए जैसे अभी आसिम ने भी बातों में रवानी में कहा कि ये वक्त ऐसा है, आगे आने वाला वक्त और अच्छा होगा। तो एक और चीज जो बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी, बल्कि हम इस पे बात भी जरूर करेंगे, जब एक बंदा इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वो एक सेल्समैन है, वो एक जो है वो ऑफिस अटेंडेंट के लिए जा रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, शायद उनके ये बात काम आ जाए। देखिए बड़ी पोस्ट में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब तो ठीक है, वो सारी स्किल्स आप अपनी ग्रूम करके जाते हैं, लेकिन इस जो बिल्कुल लो लेवल के लोग हैं जब इसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब उन्हें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? ख्याल देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर वही बात करूंगा आपसे कि ख्याल ज्यादातर मतलब मार्केट से रिलेटेड ही होते हैं। अगर इंसान सेल्स की फील्ड में आ रहा है तो सेल्स से रिलेटेड ही सवाल उससे इंटरव्यू में होते हैं। सही। मतलब सबसे पहले तो उसकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है। ठीक, मतलब हर लेवल पे आप समझते प्रेजेंटेशन ही देखी जाती है। उसकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है। वो मैंने अपने जो हमारे जो बॉसेस हैं उनसे भी सुना है और मतलब और भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, तो उसमें बोलते यही है कि सबसे आपकी जो पहचान है आपके जूतों से, आपकी सबसे बड़ी अच्छा, ये बात मैंने भी बड़ी सुनी है। तो शूज से आपकी जो है ना सबसे पहले देखता है इंसान शूज है, उसके बाद फिर आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। देखिए काम तो हर बंदा ही करता है, अपने लेवल पे हर बंदा अपना काम कर रहा होता है और बस यही मेन चीज है उसकी। और उसकी थोड़ी सी मार्केट की नो हाउ लेनी चाहिए। मार्केट नो हाउ, मैंने ऐसे इंटरव्यूज भी देखे जो हो रहे होते हैं कि आप आए बैठे, खुद मैं भी इंटरव्यूज करती हूँ, कुछ कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हूँ। आप क्यों आए ना यहाँ पे, वो हमने बोर्ड देखा था, हमने एडवर्टाइज देखा था फेसबुक पे, तो भैया आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नौजवान वैसे तो हम ज्यादा बात करें कि अपने स्टार्टअप्स और ई कॉमर्स और जो इस फील्ड्स में आगे जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ
जो लोग अपने जॉब्स इंटरव्यूज पर जाते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली कि जब आप जा रहे हो तो कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं। आजकल फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट्स पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने कुछ रियलिस्टिक बातें भी की और यही इस शो का खास मकसद है कि हम मुख्तलिफ शोबे हाजात से लोगों को बुलाएं, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस करें यहाँ पर। और आपको शो कैसा लग रहा है, हमारे जो ये तमाम यूट्यूब पे अपलोड्स हैं, आपके इस बारे में क्या कहना है? मजीद मैंने इसलिए जिक्र किया पिछली अपलोड्स का ताकि आप उनको जाकर भी देखें और अपने ख्यालात का इजहार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। मैं हूँ आपकी मेजबान मरियम कौसर, मुझे दीजिए इजाजत एंड फिर हम हाजिर होंगे लेट्स कनेक्ट विद ए डायग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट नुसरत मुगल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स कनेक्ट। आप हमारा ये शो देखते हैं मेट्रो 1 से। एवरी सैटरडे आपको जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। डिफरेंट फैकल्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम अपने इस शो में इनवाइट करते हैं क्योंकि ताकि वो कम टाइम में कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर कर सकें। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये इनिशिएटिव है जो ये शो आप तमाम लोग देख रहे हैं, लेट्स कनेक्ट। आज का शो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल होने वाला है कि जब आपके साथ कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता होती हैं जिसमें मालूमात का ख़जाना होता है और मालूमात का ख़जाना होता है एजुकेशन। तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनसे आज हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में काफ़ी सवालात के जवाब ले सकें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बेहतरीन पर्सनालिटी, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के चांसलर इंजीनियर फरहत खान साहब, उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया हमारे सेशन के लिए जो कि लेट्स कनेक्ट है। सर क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल आपकी? वैसे तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी मसरूफियात रहती है, लेकिन पहले मैं लेट्स कनेक्ट 2.0 को मुबारकबाद दूंगा। थैंक यू सर। और आप लोग द थिंग विच यू गाइस आर डूइंग, मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हम एजुकेशन, देखिए मैं एजुकेशन दे रहा हूँ और आप लोगों को यूटिलाइज करा रही हैं उसी चीज़ को, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास तो आईटी से रिलेटेड बहुत सारी डिग्रीज भी मैं करा रहा हूँ लोगों को, और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जस्ट हैविंग डिग्री इज नॉट अनफ। ये एक बहस ज़रूर है जिसमें लोग कहते हैं कि साहब डिग्री चाहिए या स्किल चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ डिग्री आपको अंदर ले जाती है, उसके बगैर आप अंदर जा नहीं सकते, लेकिन स्किल उसके बाद आपके जो आपको आगे लेके जाते हैं। तो दिस इज, हम लोग वहाँ पे बैचलर्स की डिग्री करा रहे हैं इंशाल्लाह। मेरी यूनिवर्सिटी में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एमफिल भी हम शुरू करा लें, ताकि उसके बाद पीएचडी पे जाएंगे। तो अभी देखें यूनिवर्सिटी हमारी कोई 7-8 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो इट्स अ बिगनिंग स्टेज। तो इंशाल्लाह हमारे बैचेस सब एक्रीडेट हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो यूरोप में गए हैं, इटली में गए हैं, अमेरिका में बच्चे गए हैं और उनको स्कॉलरशिप भी मिली है। तो मुझे खुशी है कि शायद मैं जिन बच्चों को इस वक्त एजुकेशन दे रहा हूँ, स्पेशली इज इन दिस फील्ड, ये मेरी कोशिश है कि कम से कम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ उनमें वो स्किल दिए जाए कि मैं नहीं चाहता कि बच्चा निकले और जाके कहे कि मुझे तो जॉब चाहिए। मैं कहता हूँ वो एंटरप्रेन्योर बने। ऐसा ही है। देखें हमारी कोशिश यही है, हम आजकल बच्चों को पढ़ाते भी यही है कि भाई जॉब तलाश मत करो, जॉब क्रिएट करो, अपने आप जॉब करो और उसके बाद आप माशाल्लाह से। और ये एक ऐसी ग्रोइंग फील्ड है कि मैं कहता हूँ इसमें तो इस वक्त आज से कोई आप बात कर लें 60-70 की, तो आई थिंक इंजीनियरिंग जो थी ना वो बिल्कुल एक बूम करने वाला प्रोफेशन था, विच इज स्टिल आज भी इसकी जरूरत है। लेकिन आईटी से रिलेटेड और आईटी के ये लोग हैं माशाल्लाह यहाँ हो। मैं खासा यूरोप और अमेरिका भी जाता रहता हूँ, तो मैंने अमेरिका में भी देखा है कि पाकिस्तान के बच्चे जो है ना बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो इट्स अ फ्यूचर एंड वेरी गुड फ्यूचर। तो मैं ये समझता हूँ कि कनेक्ट 2.0 और हम यूनिवर्सिटी की तौर अगर हम ये इंडस्ट्री लिंकेज हम करें और हम बैठ के मजीद इनपुट लें कि जी व्हाट यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ ग्रेजुएट, हम उनको क्या पढ़ाएं जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री की जरूरत है, तो हम उस तरह काम करने को तैयार हैं।
बहुत बहुत अच्छी बातें थी और वाकई यकीनन जो लोग देख रहे होंगे उनको बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा होगा। सर जैसा कि आपने कहा कि लिंकिंग बहुत जरूरी है, तो जब यूथ की बात आती है, जब आईटी सेक्टर की बात आती है, तो नेटवर्किंग लिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका क्या ख्याल है कि आज के जो दौर में ये काम चल रहा है, ये नेटवर्किंग उस तरीके से या लिंकिंग उस तरीके से हो पा रही है? देखें, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं हो पा रही, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए शायद उस तरह नहीं हो पा रही, और एक गैप है खास तौर से इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान एक थोड़ा सा गैप है, जो हम कोशिश करते हैं कि इस गैप को हम खत्म करें। और देखिए आजकल ये मार्केटिंग का भी दौर है, ऐसा ही मतलब आपके पास अगर खाली डिग्री है, सारी चीजें हैं, आईटी के एक्सपर्ट भी आप हैं, बट द अदर थिंग यू नीड इज समहाउ मार्केटिंग। ऐसा ही देखिए जो कि आज के वक्त की जरूरत है, तो इसी हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि आज के बच्चों को हम कोशिश यही कर रहे होते हैं, जो हमारा काम है कि ना सिर्फ एक अच्छी तालीम दें, बल्कि साथ ही साथ उस तालीम के साथ हम उन्हें प्रोजेक्ट देते हैं, उनसे कहते हैं प्रोजेक्ट बनाओ, हम उनसे कहते हैं प्रेजेंटेशन करो, ताकि वो खड़े होके बच्चे जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आता है। असल चीज ये है टू गिव देम सम कॉन्फिडेंस आल्सो। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा यहाँ तो यही तरीकेकार है, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की जो भी है वो बिल्कुल करते रहेंगे। और वैसे भी सर वो तो एक मशहूर ज़माना कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जब तक आप किसी चीज पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसकी थ्योरी को जान लेंगे, आप उसको जो है वो अपने दिमाग में जरूर बिठा लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज को परफॉर्म नहीं करेंगे ना, आपकी चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगी। देखिए आईटी ही एक ऐसी फील्ड है, इंजीनियरिंग मैंने आई डिड इंजीनियरिंग लॉन्ग इसलिए कह रहा हूँ, आप सब लोग पैदा भी नहीं हुए शायद जब मैंने इंजीनियरिंग करी। सही है सर। इंजीनियरिंग में भी तब्दीलियां आई, लेकिन आईटी एक ऐसी फील्ड है कि मैं ये समझता हूँ अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे और आप टच में नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज जो इसमें तब्दीली और मतलब ऑन रेगुलर बेसिस और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ये दोनों चीजें के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं समझता हूँ आप पीछे रह जाएंगे। लिहाजा ऑन डेली बेसिस आपको टच में भी रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड भी करना चाहिए, और जो ग्रोथ हो रही है उससे भी आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिग्री ले लें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट विल बी ऑफ नो गुड। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ा सा लैक इस चीज का भी है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट थोड़ा सा लैक इस चीज का है कि प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं प्रॉपर उस तरह से जो कि आईटी स्टार्टअप्स होते हैं उनको, फ्रीलांसर्स को। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी काम करी, आपने बताया कि आप लोग जो है वो ना सिर्फ डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ उनकी स्किल पे भी काम कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए ये बहुत जरूरी है, और जैसे ये हम उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में हम शॉर्ट कोर्सेज इस टाइप के, जो आज की जरूरत है कि ई कॉमर्स पे कोई कोर्स कराना है तो हम वो कोर्स कराते हैं, 6 महीने का, 9 महीने का, 3 हफ्ते का, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। तो इस किस्म के जो सर्टिफिकेट और जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो भी हम करा रहे हैं। दैट इज द स्किल विच आई एम प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स दोज हु ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। तो ग्रेजुएशन के बाद जो लोग कर रहे हैं वो इसीलिए किया जा रहा है। और ये जैसे कनेक्ट 2.0 मैं कहता हूं कि ये, और जो यहाँ पे जिस तरह की चीजें हैं, आप इससे मिसाल ले लीजिए ना, अभी आपने सुना होगा कि 3-4 साल पहले 1 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट थी, आज 2.6 बिलियन की है, विच इज नॉट अनफ, विच इज नॉट मोर। मतलब ऐसा नहीं है, इसमें बहुत गुंजाइश है और हम इसको बढ़ा सकते हैं। शायद भी स्टार्टेड लेट, बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें शायद एक चीज और आती है जो मुझे कहते हुए घबराहट होती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या, हमसे मुराद रियासत की प्रायोरिटीज क्या है। देखिए आज हम बात करते हैं ना जब कि जी इंडिया के तो लोग बहुत आगे चले गए, मेरी बात को चाहे तो काट दीजिएगा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं कि ये प्रायोरिटी का फर्क है। अमेरिका ने पूछा इंडियन प्रेसिडेंट से, भाई आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें MIT की जैसी एक यूनिवर्सिटी बना दी। आज उस यूनिवर्सिटी ने हजारों की तादाद में लोग प्रोड्यूस किए। जब उन्होंने पाकिस्तानी से पूछा आपको क्या चाहिए, कहना मैं F-16 दे दे। तो प्रायोरिटी डिफरेंट है।
सो ट्रू है ना, ये है सारा मसला। हमारी रियासत की प्रायोरिटीज में जब तक एजुकेशन नहीं आएगी, हमारी रियासत की पॉलिसीज में, हुकूमत की पॉलिसीज में एजुकेशन नहीं आएगी, आप देखें हम इसी तरह बाद में शुरू करेंगे और फिर कहेंगे कि जी हाँ यस वी आर बिहाइंड। तो इसके लिए प्रायोरिटीज को सेट करना, मतलब काश के मैं कर सकूं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। ये फैसला रियासत ने करना है, ये फैसला हुकूमत ने करना है। आप लोग देखते होंगे जब बजट बनता है तो एजुकेशन के बजट के नाम से कोई चीज इसलिए नहीं आती कि जी ये सूबों में चली गई है और सूबे वाले कुछ करना नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीजें हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी रियासत की प्रायोरिटीज स्ट्रेट हो जाएं तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। सर ऐसा कौन सा लॉ ऑफ एजुकेशन है या एजुकेशन का जो एक हमारा सिस्टम है उसमें से कौन सी चीज है जो आप, एक तो ये आपने बताई कि प्रायोरिटीज आपकी चेंज होनी चाहिए, उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं कि बेहतर हो जाए या चेंज हो जाए? देखिए बच्चों को मेहनत करना होगी, बच्चों को पढ़ना होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज व्हेन आई डिड इंजीनियरिंग मेरी क्लास में 4 लड़कियां थी। आज मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एनईडी में जाता हूँ, मैं अपने यहाँ जाता हूँ, मैं सर सैयद में जाता हूँ तो पता लगता है 4 लड़कियां और बाकी लड़कियां हैं। तो देखिए ये चेंज आ गई। हमारे बच्चों को, खुसूसन हमारे मेल्स को, हमारे लड़कों को, बच्चों को पढ़ना होगा। और मेरा एक सवाल है आज की यंग यूथ से कि आपके पास आगे जाने के लिए और क्या जरिया है? डू यू हैव एनीथिंग एल्स? दादा की कोई जायदादें हैं? नहीं है। जिंदगी में आगे जाने के लिए आपके लिए सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है, वो एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन नहीं लेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप पीछे नहीं, आप बहुत पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल। आज हमारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, खुसूसन लड़कों ने कम पढ़ना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह से लड़की ज्यादा पढ़ रही है। आपकी जगह कोई लड़का बैठ के इंटरव्यू लेता तो मुझे पता लगता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां, तो वजह सिर्फ यही है आज के बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप जो कह रही, मैं बच्चों से कहूंगा भाई पढ़ो, यू हैव नो अदर चॉइस। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई और चीज नहीं है सिवाय तालीम हासिल। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जैसे कि आपने कहा कि कनेक्ट 2.0 जो हम अब प्रोजेक्ट हमने अपना लॉन्च किया है A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, ये बेसिकली पहले हमारा जो ये प्रोजेक्ट है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, कनेक्ट कमर्शियल हब, इसमें आप बहुत सारी एमिनिटीज हैं जो कि जितने भी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑन बोर्ड, उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन अब थोड़ा सा हटकर अगर हम सोचें कि हम IT सेक्टर को टारगेट करने जा रहे हैं कनेक्ट 2.0 के जरिए, इसमें स्मार्ट ऑफिसेज हैं, डिफरेंट एमिनिटीज हैं, 800+ कवर्ड कार पार्किंग है। सर क्या समझते हैं आप कि कनेक्ट 2.0 आने वाले दौर का कैसा प्रोजेक्ट साबित होने वाला? देखिए अगर डेडिकेशन के साथ और डिवोशन के साथ कोई भी काम किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा। असल चीज ये 2 चीजें हैं। बिसाइड दिस यू नीड टू हैव एनफ नॉलेज। अगर आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपकी डिवोशन है और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो मैं समझता हूं कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो ट्रू सर, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमेशा से ही ये सोचा है और हमेशा से ही डिवोशन दिखाई है, हमेशा ही डेडिकेशन दिखाई है, तभी आज इतने सारे प्रोजेक्ट्स को अंडर वन रूफ लेकर जो है वो A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज बैठा है और ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता रहेगा। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने हमें टाइम दिया। आप तमाम लोग जिन लोगों ने हमारा आज का ये सेगमेंट देखा, यकीनन एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको हमारे फेसबुक पेजेस पर इजीली मिल जाएंगी, जो कि A&I ग्रुप और कनेक्ट का पेज है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिंदगी रही तो होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।